सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी से आग्रह है, सभी जुड़ जाएं। साथियों, जैसे कि हम सबको पता है कि इस बार खरीफ की फसल पूर्णतः नष्ट हो चुकी है और अभी तक सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं कराया गया है। सभी से आग्रह है, सभी जुड़ जाएं और जुड़ते ही शेयर करें। साथियों, जैसे कि हम सबको पता है कि खरीफ 2020 इस वर्ष की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है पूरे मध्य प्रदेश में और किसानों को किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रही कि अब उस फसल में कुछ होगा या नहीं होगा। कुछ कीटों के कारण, कुछ अधिक वर्षा के कारण, कुछ फसल अफलन के कारण जिस तरह से नष्ट हुई है, तो सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए ताकि किसानों को मुआवजा मिल जाए, क्योंकि खरीफ की फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है। और खरीफ की फसल के बाद जब रबी की फसल की तैयारी की जाएगी, रबी की फसल की बुआई की जाएगी, तो उसके लिए किसानों के पास पैसा कहां से आएगा। तो सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द सर्वे कराए, मुआवजा दे ताकि किसान रबी की फसल की तैयारी कर सके। क्योंकि यदि किसान को खरीफ की फसल का मुआवजा सर्वे नहीं होगा, फसल का किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा, तो किसान रबी की फसल की तैयारी कैसे करेगा। और रबी की फसल की तैयारी नहीं करेगा तो किसान करेगा क्या। ऐसे ही कारण होते हैं कि किसान को आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ता है। यदि सरकार किसानों को मुआवजा नहीं देगी तो किसान किसी साहूकार के पास जाएंगे, वो अपनी बही लेकर जाएंगे जमीन की और वो बही वहां पर गिरवी रखेंगे, जमीन गिरवी रखकर वहां से पैसा उठा के लाएंगे, तब जाके वो रबी की फसल की बुआई करेंगे। और यही कारण आगे जाके बनता है कि जब खरीफ की फसल नष्ट हुई, यदि रबी की फसल भी भगवान न करे नष्ट हो गई, तो किसान कर्ज चुकाते चुकाते उसके पास केवल यही एक आखिरी बचता है कि वो आत्महत्या करने पर विवश हो जाता है। तो सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाएं कि किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, उसका सर्वे कराया जाए। और जिस तरह से अभी बीमा की डेट जो 31 अगस्त की गई थी, जब किसान बैंकों को जा रहे हैं तो वहां पर किसानों का कुछ ना कुछ बहाना देकर उनको वहां से वापस कर दिया जा रहा है। जबकि किसान बीमा कराने जा रहा है अपनी फसल का, तो किसान का बीमा नहीं किया जा रहा है, बैंकों द्वारा उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। और कई प्रकार के बहाने बनाए जा रहे हैं, जैसे कि कुछ बैंकों में बहाना बनाया जा रहा है कि अभी साइट नहीं चल रही है, कुछ बैंकों में बहाना बनाया जा रहा है कि साइट बहुत बिजी चल रही है, कुछ बैंकों में बहाना बनाया जा रहा है कि हम ये प्रीमियम वाला काम कर ही नहीं रहे। जबकि गवर्नमेंट का सख्त आदेश है कि चाहे वो शासकीय बैंक हो, अर्धशासकीय बैंक हो, किसी भी प्रकार की बैंक हो, सबको बीमा करने के लिए बाध्य है, सभी को ऐसा आदेश है। लेकिन बैंक किस तरह से लगातार किसानों को मना कर रही है कि हम प्रीमियम नहीं काटेंगे, और कई बार बहाना बनाया जाता है कि साइट नहीं चल रही है। तो उन अधिकारी ये किसानों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं बैंक वाले, क्योंकि जब टेंडर डला ही नहीं है तो साइट खुलेगी, और साइट खुली ही नहीं, टेंडर नहीं डला तो साइट नहीं खुलेगी, और जब साइट खुली ही नहीं है तो साइट बंद होगी कैसे, साइट बिजी चलेगी कैसे। तो इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं कि वो साइट ही नहीं चल रही है, अभी टेंडर ही नहीं हुआ है। तो बैंक को सख्त आदेश है कि आपको टेंडर किसका हुआ किसका नहीं हुआ उससे आपका भी कुछ लेना देना नहीं है। टेंडर जब खुलेंगे, अभी आपको केवल किसान के फॉर्म, पूरी जानकारी और प्रीमियम राशि जमा करनी है बस। और प्रीमियम जो उसका कटा है उसकी जो पावती है वो किसान को वापस देनी है। उसके बाद जब कभी साइट खुलेगी, जब कुछ होगा, वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैंक जो प्रीमियम बैंक ने लिया है वो प्रीमियम और वो पूरी जानकारी सबमिट करेगी उस बीमा कंपनी के लिए। तो बैंक में केवल इतना ही आदेश है कि बैंक वाले वो पूरे कागजात रखेंगे, प्रीमियम रखेंगे, प्रीमियम की रसीद काट के देंगे कि हमने फला किसान से इतना पैसा लिया है प्रीमियम का। तो जिस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं बैंक में कि साइट नहीं खुल रही है, हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास आदेश नहीं है, तो इस प्रकार के बहाने बिल्कुल ना सुने। बैंक में डटकर बैंक के कर्मचारियों से कहकर प्रीमियम जमा करवाएं और वहां से रसीद वापस लें, जो पावती होती है प्रीमियम की वो वापस लें। क्योंकि जिस तरह से खरीफ की फसल का नुकसान हुआ है, किसान को किसी प्रकार की आशा नहीं है।
और जिस तरह से कल परसों शिवराज सिंह चौहान जी का बयान सुना था कि अभी पानी है, बाढ़ है, खेत खाली नहीं है, तो अभी सर्वे नहीं कराया जा सकता है, सर्वे बाद में कराएंगे। हम इसके लिए सहमत हैं, लेकिन सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और सही सही सर्वे किया जाए, ताकि किसानों को मुआवजा राशि मिले और किसान अपनी रबी की फसल की तैयारी कर सके। क्योंकि जिस तरह से केस देश में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। जब एक किसान आत्महत्या करता है, दिन में 4-5 किसान पूरे भारत में आत्महत्या कर लेते हैं, साल भर में लाखों किसान आत्महत्या करते हैं भारत में, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार की डिबेट नहीं होती, कोई भी न्यूज चैनल नहीं दिखाता, कोई भी मीडिया नहीं दिखाता। जबकि वहीं पर एक एक्टर जो खत्म हो जाता है, हमारी संवेदनाएं हैं उन एक्टर के साथ जो भारत में जो हर व्यक्ति यदि कोई इस तरह से आत्महत्या करता है तो हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ। हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन वही मीडिया की मानसिकता यदि हम देखें कि यदि एक एक्टर खत्म होता है तो उसके चर्चे आज भी 3 महीने से चल रहे हैं, 3 महीने तक चलेंगे और महीनों से चल रहे हैं। तो इस तरह से जिस तरह से किसान, लाखों किसान साल में आत्महत्या करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की आज तक न्यूज नहीं चलती, डिबेट नहीं चलते, पट्टियां नहीं चलती। अखबार में एक छोटे से कोने में लिख दिया जाता है कि एक शराबी किसान ने आत्महत्या की, और जब तर्क दिए जाते हैं बुद्धिजीवियों द्वारा तो बोला जाता है किसान शराब पीता है, किसान बीड़ी पीता है, किसान कर्ज ले लेता है, किसान जुआ खेलता है, इस कारण से किसान आत्महत्या कर लेता है। मैं कहना चाहता हूं, यदि वही एक किसान, जो लाखों किसान साल में मर रहे हैं, यदि साल में 5 डॉक्टर, साल में केवल 5 डॉक्टर आत्महत्या करें, या 5 वकील आत्महत्या करें, या फिर 5 साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इस तरह के कोई 5 कलेक्टर, ऐसे कोई भी अधिकारी, ऐसे कोई भी यदि कोई व्यक्ति 5 क्या एक भी व्यक्ति अगर साल में एक आत्महत्या ऐसी करता है तो वो न्यूज पर डिबेट चलती है, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत उस एक्टर की डिबेट चल रही है। लेकिन साल में लाखों किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया जाता कि किसान की आत्महत्या किसान क्यों कर रहा है, क्यों किसान आत्महत्या करने पर विवश है। क्योंकि किसान को उसकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, और इसके चलते ही केंद्र सरकार ने अभी 3 अध्यादेश किसानों के लिए लाए हैं। थोड़ा उनके बारे में बता दूं, मुझे उनके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मैं अपने उससे जुटा पाया हूं, अपने सोर्सों से जुटा पाया हूं, मैंने जितना छानबीन की, जितना मैंने उन एक्टों को पढ़ा है, मैं पूरी तरह से तो नहीं बता सकता। लेकिन सबसे पहला जो एक्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया जा रहा है किसानों की फसलों को, आवश्यक वस्तु अधिनियम से। आवश्यक वस्तु अधिनियम के में ये होता था कि कोई भी व्यापारी जमाखोरी नहीं कर पाता था, कोई भी व्यापारी स्टॉक नहीं कर पाता था, जितना स्टॉक उसकी लिमिट है केवल उतना ही स्टॉक करता था, जरूरत से ज्यादा स्टॉक नहीं कर पाता था। लेकिन जब आवश्यक वस्तु अधिनियम से उन फसलों को बाहर कर दिया गया है, तो ये उसके नेगेटिव पॉइंट हैं जो कि मुझे समझ में आए हैं कि जब आवश्यक वस्तु अधिनियम में ये सब चीजें थी, चाहे वो प्याज हो गया, आलू हो गया, गेहूं हो गया, दलहन हो गई, तिलहन हो गई, इस तरह के जो भी फसलें थी वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में थी, तो कोई भी व्यापारी उनको जमाखोरी नहीं कर पाता था। सिस्टम में वैसे जमाखोरी होती थी, वैसे जमाखोरी होती थी इधर उधर, लेकिन सिस्टम के हिसाब से वो जमाखोरी नहीं कर सकता था। यदि वो जमाखोरी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन अब जमाखोरी के लिए खुले दरवाजे छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि किसान तो जमाखोरी कर नहीं पाता, क्योंकि किसान के पास पहले से इतना कर्ज रहता है, इतना बोझ रहता है कि वो किसान जैसी उसकी फसल आती है वो तुरंत उसको बेच देती है। तो किसानों के पास तो जमा करने का कोई साधन ही नहीं है, ना वेयर हाउस है, ना कूल शेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी फसल का स्टॉक वहां पर कर सके। स्टॉक कौन करेगा? स्टॉक व्यापारी करेंगे। तो स्टॉक करने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से इस आवश्यक वस्तु अधिनियम से फसलों को बाहर करने के बाद स्टॉक करने के पूरे रास्ते खोल दिए गए हैं कि आप धड़ल्ले से जितना भी चाहें वो उतना स्टॉक कर सकते हैं। तो स्टॉक कौन करेगा? किसान स्टॉक नहीं कर सकता, क्योंकि किसान उतना सक्षम नहीं है। तो स्टॉक कौन करेगा? स्टॉक करेंगे व्यापारी, स्टॉक करेंगे व्यापारी। तो सभी से आग्रह है कि ऐसे कानून जो कि अभी केवल अध्यादेश, अभी कानून नहीं बने हैं, थोड़ी इनके बारे में समझें, थोड़ी चर्चा करें, आपस में एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाएं कि आखिर इन अध्यादेश जो आए हैं, ऐसे अध्यादेशों से आखिर होने क्या वाला है, आखिर क्या होगा ऐसे अध्यादेशों से, किस लिए ये अध्यादेश आए हैं, हमको इसके बारे में चर्चा करनी हो। क्योंकि यदि जमाखोरी बढ़ी, जैसे जमाखोरी बढ़ेगी तो पूरे भारत के जो 8-10 गिने चुने व्यापारी हैं, गिने चुने बिजनेसमैन हैं,
मान के चलिए उनका कभी मूड बना कि हमको खेती में जाके अब बिजनेस करना है वहां पर, तो उन्होंने आपसे वही गेहूं या फिर प्याज कह लो या चना कह लो, वो आपसे उन्होंने 10 रुपए किलो का खरीदा, फिर उन्होंने पूरा स्टॉक कर लिया और महीना 2 महीने उन्होंने अपना स्टॉक नहीं निकाला। जब भारत में उस चीज की कमी आ जाएगी, जब भारत में वो चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका स्टॉक जो था वो 1-2 व्यापारियों ने करके रखा है। मैं छोटे व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे जिला स्तर के, मैं बड़े बड़े व्यापारियों की बात कर रहा हूँ जो पूरे भारत का, जो कोई भी व्यक्ति चाहे, किसी ने सोच लिया कि मुझे सोयाबीन की जमाखोरी करनी है, किसी ने सोचा मुझे प्याज की जमाखोरी करनी है, किसी ने सोचा मुझे गेहूं की जमाखोरी करनी है। यदि उस व्यक्ति ने, उस बिजनेसमैन ने पूरे भारत की ऐसे 8-10 व्यापारियों ने पूरे भारत का आलू जमाखोरी में उन्होंने जमा कर लिया, उन्होंने स्टॉक कर लिया, पूरे भारत का गेहूं उन्होंने स्टॉक कर लिया। कुछ गिने चुने पूरे भारत के व्यापारियों ने थोड़ा थोड़ा करके जो भी भारत का पूरा गेहूं है वो स्टॉक कर लिया, और 1-2 महीने उन्होंने वो गेहूं नहीं निकाला। जब बाजार में गेहूं की कमी आएगी तो गेहूं किसान के पास तो है नहीं, क्योंकि किसान ने पहले ही बेच दिया था जैसी उसकी फसल आएगी। अब स्टॉक किसके पास स्टॉक होगा? उन गिने चुने व्यापारियों के पास, जो कि व्यापारी स्टॉक करके रखा उन्होंने, और वो हो सकता है कि वो 10 रुपए की चीज खरीद के 15 रुपए में बेचे। जिस तरह से अभी प्याज हमने देखा, प्याज 100 रुपए किलो तक बिकी, जबकि वही प्याज किसान ने 3 रुपया 4 रुपए किलो बेची थी, और वही प्याज 1-2 महीने बाद 100 रुपए किलो की बिकी। तो लोग कहते थे अरे किसान 100 रुपए किलो प्याज बेच रहा है। तो मैं उस समय भी मैंने कहा था कि किसी भी किसान के पास घर के खाने के अलावा किसी के पास प्याज नहीं है, क्योंकि प्याज का स्टॉक कुछ गिने चुने व्यापारियों द्वारा कर लिया गया था, और उन्हीं व्यापारियों के द्वारा इस तरह से रेट बढ़ाए गए थे। पूरे भारत में प्याज 100 रुपए किलो तक बिका था। तो मुझे लगता है कि इस अध्यादेश से थोड़ी जमाखोरी में बढ़ोतरी होगी, थोड़ा जमाखोरी बढ़ेगी। फिर दूसरा जो अध्यादेश आया है, एपीएमसी में सुधार किया गया है, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है। एपीएमसी जो मंडियों का सिस्टम जो है, वो सरकारी मंडियां जो है उसमें निजी मंडियां भी खोली जाएंगी, निजी मंडियों के लिए भी उसमें प्रावधान है। तो ये सब अभी कानून नहीं बने हैं, ये केवल अभी अध्यादेश है, लेकिन हो सकता है आगे चल के कानून बने, इन पर चर्चा होगी, उसके बाद ये कानून बनेंगे। ये केवल अभी अध्यादेश आया है, भारत सरकार लाई है। तो निजी मंडियां जो होगी वो अलग से बनाई जाएंगी, और इसमें ये होगा कि एपीएमसी में सुधार जो होगा कि किसान चाहे दुनिया में कहीं भी जाके, पूरे भारत में कहीं भी जाके वो फसल बेच सकता है अपनी, जहां उसको लगता है कि वहां पर रेट ज्यादा है, वो वहां पर जाके उसको फसल बेच सकता है। अभी बाध्यता कि किसान यदि जाएगा तो जिले के जिले में बेचेगा, लेकिन अब ये बाध्यता खत्म है। किसान किसी भी प्रदेश में, भारत के किसी भी कोने में जाके अपना अनाज, अपनी उपज, अपनी फसल बेच सकता है। लेकिन जिस तरह से निजी मंडियों का कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी निजी मंडियां बनाई जाएंगी, जो व्यापारियों की खुद की होंगी, सरकार उनको परमिशन देगी, कुछ उन पे सिस्टम लागू होंगे, कुछ गाइडलाइन दी जाएगी उनको, उस गाइडलाइन के तहत वो अपनी निजी मंडियां चला सकेंगे। और जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि जो शासकीय मंडियां हैं उनमें भी लोगों का शोषण होता है, वहां भी लोगों का शोषण होता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो निजी मंडियां खोली जाएंगी वहां पर किसानों का शोषण नहीं होगा? किसानों का शोषण लगातार वहां पर भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये सरकारी मंडियों को खत्म करने की प्लानिंग बन जाए व्यापारियों को, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो पूरा संगठित है, वो आपस में चर्चा कर लेते हैं, उनकी कमेटियां हैं, वो कमेटियां जो फैसला करती हैं वो पूरे भारत के व्यापारियों को मानना पड़ता है, उसी के तहत पूरा व्यापार चलता है। कोई भी व्यापारी अपनी मर्जी से व्यापार नहीं कर पाता है। जब वो पूरे भारत की जो व्यापारियों की एक कमेटी है, जो टीम है, जो बोर्ड है, वो जो फैसला लेता है वो पूरे भारत के व्यापारियों को मानना पड़ता है। हम किसान संगठित नहीं है, हम किसान खुद एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। यदि मैं बोलूंगा कि ऐसा करना है, आप बोलेंगे नहीं करना, आप बोलेंगे ऐसा करना है, मैं बोलूंगा नहीं करना, क्योंकि हम में एकता नहीं है। तो जो ये निजी मंडियां होंगी उनमें क्या गारंटी है कि शोषण नहीं होगा? हो सकता एपीएमसी मंडियों को खत्म करने का ये प्लानिंग हो सकती है आगे चल के, क्योंकि मान के चलिए कोई भी चीज मंडी में, शासकीय मंडी में 45 रुपए का उसका रेट है, हो सकता है कुछ समय तक कुछ व्यापारी अपना अपना ट्रेड कर लें, कोई सोयाबीन खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ ऐसा कर लें कि हम सोयाबीन खरीदेंगे, हम गेहूं खरीदेंगे, तो वही 45 रुपए की चीज हो सकता है वो 50 रुपए में खरीद लें निजी मंडियों में वो व्यापारी, केवल 4-5 साल के लिए, ताकि जैसे निजी मंडियों में 45 का 50 में खरीदेंगे, वो किसान शासकीय मंडी में जाना बंद कर देगा। और जब किसान किसी निजी मंडी में जाएगा 5 रुपए अधिक की फसल बेचने के लिए,
तो 4-5 साल में मंडी, शासकीय मंडी जाना लोग बंद हो जाएंगे। तो सरकार सोचेगी जब शासकीय मंडी में कोई आ नहीं रहा है तो हम ये मंडी बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जब शासकीय मंडियां बंद हो जाएंगी, बचेंगी निजी मंडियां, फिर निजी मंडियों की मनमानी चलेगी। जो उन्होंने 5 रुपए तेज बेग खरीदते थे अब वो 5 रुपए कम खरीदेंगे, क्योंकि फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा निजी मंडियों के अलावा। क्योंकि शासकीय मंडियां हो सकता है 5-10 साल में सरकार बंद कर दे। शासकीय जब जब किसान आ ही नहीं रहा शासकीय मंडियों में, निजी मंडियों में जा रहा है, तो इस मंडी को खोलने का क्या फायदा। हो सकता है वो शासकीय मंडी बंद हो जाए, फिर हम बाध्य हो जाए निजी मंडियों में जाने के लिए हमेशा के लिए। जो हमें 5 रुपए तेज खरीदते थे अब शासकीय मंडी खत्म, अब निजी मंडियों का काला बाजारी चालू, उनकी फ्रॉड चालू। हो सकता है वो 5 रुपए कम में आपका हमेशा के लिए खरीदना चालू कर दें, आप बाध्य हो जाएंगे निजी मंडियों में बेचने के लिए। तो सरकार से आग्रह है कि शासकीय मंडियां भी रहें, निजी मंडियां भी रहें, और किसान पूरे भारत में अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हो।